Welcome to the channel Board Exam by Naveen. Today we are now to we are now moving toward the second chapter of Geography Class 10, Forest and Wildlife Resources. In the previous chapter, we have already discussed what are the different types of resources, why the resources are very important, why the resources are getting depleted day by day, and what are the conservation measures for the मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक्चुअली हम बात करेंगे बस दो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में जो हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में होंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जिस प्लानिट पर हम रहते हैं जैसे कि प्लानिट अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ के प्लानिट हैं, वो बहुत सालों से हैं, ठीक है ना। और उसको हम शेयर कर सकते हैं, है ना। शेयर किसके साथ भी करना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग तो है ना। एक्चुअली कह सकते हैं कि नेचर के साथ ह्यूमन रहता है, ठीक है। एज ए प्लानिट पे देखा जाए, है ना, प्लांट है, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसके साथ ह्यूमन भी इस प्लानिट को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है। बैक्टीरिया, लाइकेन्स एंड बनियान ट्री, एलिफेंट एंड globals. All these animals or plant, bacteria, lichens or banyan tree share the planet with the human beings. ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से ह्यूमन बीइंग along with this all living organisms, ठीक है ना। अब ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, लाइकन्स है, ये एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो गया। अब ये सिस्टम नहीं होता तो हम मतलब इस प्लानिट पे रह नहीं सकते। तो वी ऑल डिपेंड अपॉन दिस सिस्टम फॉर आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अब इकोलॉजिकल सिस्टम पे है ना डिपेंड करेंगे हम, जो भी लाइफ फॉर्म्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स अपॉन द इकोलॉजिकल सिस्टम। एग्जांपल जैसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इनका जो प्रोसेस है, जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। एनिमल्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहां से क्या होता है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मींस हमारे पास फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या करेगा कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट है, जो ऑल लिविंग है हमारे प्लानिट में, वो हमको एक क्वालिटी ऑफ द एयर देते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर देते हैं, है ना, सॉइल देते हैं, जिससे कि ये एग्रीकल्चर हो जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर से हमको फूड मिलेगा, तो ठीक है ना। तो हमको जीने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, सॉइल चाहिए एंड ऑल्सो फूड। ऑल दिस कम्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द planet, ठीक है। Thus we can say the forest play a important role in maintaining the ecological system of the environment, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे ट्री हैं। ट्री हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है एक इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे प्लानिट है वो वाइल्ड लाइफ में रिच है, ठीक है। रिच क्यों है, क्योंकि अब एनिमल देख लें तो एनिमल के बहुत वेरियस स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अब एक एनिमल है, जैसे मान लो कि कैटल्स है, तो कैटल में बहुत सारे स्पीसीज हैं, बफेलो है, काऊ है ना, मिथुन है, याक है, ये सारे क्या है, सारे कैटल्स में आते हैं, सिप है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, ठीक है ना। सारे के क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है। बट ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब ये क्या है, चारों पांचों एक सिस्टम से जुड़े हैं जो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। इंटरकनेक्टेड, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम, है ना। एक मल्टीपल नेटवर्क के साथ, है ना। जैसे कि मान लो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हम ऑक्सीजन ले लेंगे,
ठीक है, हमारे पास फ्रेश वाटर है जिससे कि हम और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग वहां से फ्रेश वाटर ले लेता है ना। लैंड रिसोर्सेस है, तो ये सारे क्या है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो जिससे कि एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सके। अब देखेंगे कि हमारे इंडिया की खास कर बात करेंगे कि कितने टाइप्स के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा मींस प्लांट एंड फौना मींस एनिमल। तो इंडिया क्या है, एक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है ना, किसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि एनिमल है तो उसके बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज है, प्लांट है तो उसके बहुत सारे स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये इंडिया क्या है, बहुत ही रिच है। इंडिया में बहुत सारे प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं और एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि जो भी हमारे पास नोन स्पीशीज है ना, जो भी एनिमल्स और प्लांट के बारे में हम जानते हैं उससे 2 गुना 3 गुना जो है अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि कितना डाइवर्स हमारा इन्वायरमेंट है जिसको हमको प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड fauna आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम में ना फ्लोरा एंड fauna क्या है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसको ग्रांटेड ले लेता है कि मतलब ये सारे डाइवर्सिटी, सारे स्पीसीज और ना वेरियस स्पीसीज हमारे इन्वायरमेंट में है तो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है ना, हम ग्रांटेड ले लेते हैं और उसका बहुत सारा बहुत अलग अलग तरीके से हम उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जिससे की वजह से वो ग्रेट स्ट्रेस में रहता है और वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इंसेंटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, वाई द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले कंजर्वेशन की बात आई क्यों कि फॉरेस्ट हमको वाइल्ड लाइफ बचाना क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में और फॉरेस्ट्री का मतलब ये हो गया कि हमारे ट्रीज जो है वो दिन पे दिन कटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी नीड्स बढ़ रही है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जैसे टाइगर के स्किन्स हैं, घड़ियाल जो होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, उनके स्किन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। स्किन जो स्नेक की पॉइजन्स होती है जिससे वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। मतलब इन सारे अलग अलग ह्यूमन नीड्स के लिए इनका किलिंग्स होते हैं और प्लांट के कटिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है, जिसके वजह से हमको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। अब क्यों कंजर्व कर रहे हैं, है ना, कंजर्व इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखेगा मतलब उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी मेंटेन रखेगा। ठीक है ना, जैसे कि वाटर, एयर एंड सॉइल्स, ये हमारे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है। मान लो कि सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड क्रॉप्स नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे। वाटर भी नहीं होगा, एयर भी नहीं होगा, फूड भी नहीं होगा, तो ह्यूमन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एग्रीकल्चर में एक जो एग्जांपल है, एग्रीकल्चर से क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो हमारे इंडिया का है, मेजरली 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में, तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली देखते हैं कि एग्रीकल्चर से फार्मर, हमारे 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम द फार्मर पॉपुलेशन वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गया, एग्रीकल्चर पे। ठीक है ना, अब देखते हैं फिशरी आर टू हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब हम क्या करते हैं कि मरीन्स जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, ओशियंस है, लेक्स है, रिवर्स है, ग्लेशियर्स है, उसका डे बाय डे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द पॉपुलेशन पॉल्यूशन कर सकते हैं, मरीन पॉल्यूशन कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल होता है, अनट्रीटेड वेस्ट डिस्पोजल होता है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी खराब होती जा रही है। ठीक है, अब 1960s में देखते हैं
1960-70 में देखते हैं तो वेरियस कंजर्वेशनिस्ट जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं, उन्होंने है ना एक डिमांड किया कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जो कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को देखभाल करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरविजन करेगा। ठीक है। तो अब ये किसके ऊपर डिमांड रखी, डिमांडेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से डिमांड रखी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आया जाए। ठीक है। अब ये प्रोग्राम किस रूप में लाया गया, है ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है ना, इसको हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं ना, 1972 में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों का बात माना तो एक कानून लेके आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ठीक है। अब इस प्रोग्राम का थ्रस्ट क्या है, द थ्रस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना, इज टू प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशंस, है ना, जो ऑलरेडी स्पीशीज, है ना, बहुत सारे स्पीशीज क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और जो मर जाते हैं। ठीक है। और जो बचे हैं उनका प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है ना, कैसे, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस लाए जाए, जिसमें पहला प्रोविजन था, क्या था, कि बैन करना पड़ेगा, क्या बैन करना पड़ेगा, हंटिंग, है ना, हंटिंग बंद बंद करना पड़ेगा, पोचिंग जो होता है, इलीगल पोचिंग होती है ना, किलिंग्स होती हैं, है ना, एनिमल्स की किलिंग होती है उनके स्किन्स के लिए, जैसे हाथी की किलिंग्स होती है, किसके लिए, उसके टस्क के लिए, उसके दांत के लिए। ठीक है, इनके बहुत सारे डिमांड होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। और लीगल प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी डिफॉरेस्टेशन करेगा, इलीगल डिफॉरेस्टेशन करेगा या पोचिंग करेगा, हंटिंग करेगा इलीगली, तो उसके ऊपर लीगल केसेस दायर किए जाते हैं। लीगल केसेस मीन्स उनको फाइन भी लगाया जा सकता है या जेल भी भेजा जा सकता है या दोनों अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अपने साथ साथ मतलब प्रोग्राम के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ, है ना, ये भी क्या होंगे कि इन्वायरमेंट को मैनेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो मैनेज करने के लिए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज को, है ना, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का मतलब ये है कि उस एरिया में, जहाँ जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, उस एरिया में इलीगल माइनिंग नहीं होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इलीगल हंटिंग नहीं होगी, पोचिंग नहीं होगी। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को अ, उन्होंने स्टैब्लिश किया। साथ ही साथ उसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ठीक है ना, जैसे कि किसको किसको बचाने के लिए, टाइगर्स हो गए, है ना, वन वन हॉर्न राइनोसिरस हो गए। वन वन हॉर्न राइनोसिरस का मतलब होता है कि एक सींग होंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे टाइगर प्रोटेक्ट करने, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ठीक है। और राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, विजन राइनोसेरस प्रोजेक्ट लाया गया। कश्मीर स्टेगर स्टैग और होंगुल जिसको बोलते हैं, है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जो पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं और घड़ियाल क्रोकोडाइल होते हैं। एशियाटिक लायन के लिए प्रोग्राम लेके आया गया। ठीक है। इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक जिसका साइंटिफिक नाम है चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, गोदावन, स्नो लेपर्ड, है ना, ये सबको स्पेशली इन एनिमल्स के लिए सेवरल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट लाएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लेके आया गया, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लेके आया गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट वल्चर, है ना, स्नो लिपॉट, प्रोजेक्ट स्नो लिपॉट, ये सारे क्या है, एक स्पेशली किसके लिए, इन एनिमल्स के लिए लेके आई गवर्नमेंट ने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ को फुल प्रोटेक्शन है, कुछ में पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन है। ठीक है। क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका पॉपुलेशन अच्छा है और वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन प्रोडक्शन में, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, उनकी, है ना, किलिंग्स अलाउड होती है, तो पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में प्रोजेक्ट टाइगर क्या कहता है।
ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लेके आएगा, अब देखा गया कि पहले है ना जो सेंचुरी 19 सेंचुरी में है ना टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 55,000 उसकी पॉपुलेशन थी, नंबर थी, है ना। लेकिन जब 21 सेंचुरी आया तो क्या हुआ कि 1827 मतलब 1827 ओनली टाइगर बच गया। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो टाइगर की पोचिंग हंटिंग होती है ना, मतलब वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही थी। 55,000 से मतलब 55 50,000 से लगभग हजार में हम 1827 के करीब आ गए। ठीक है। मेन रीजंस क्या थे, है ना, पोचिंग फॉर ट्रेड, है ना, उनको ट्रेड उनको बेचने के लिए, उनका स्किन के लिए, चलिए ना। और उनका श्रिंकिंग हैबिटेट होता है। ठीक है। श्रिंकिंग हैबिटेट का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गई, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, माइनिंग होती है, रोड्स बनते हैं, तो ये क्या, उनके जो हैबिटेट है घर, वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है। अब जिस पे हम डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, जैसे टाइगर को वेरियस कार्निवोरस एनिमल है टाइगर, तो उसके लिए बहुत सारे स्पीसीज चाहिए जिसका वो खा सके, है ना। तो अब टाइगर के साथ साथ अदर स्पीसीज की भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उनके खाने की प्रॉब्लम भी हो जाती थी। ठीक है। और एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन है ही। टाइगर स्किन, ठीक है ना, टाइगर्स के बोन्स जो होते हैं मेडिसिन में यूज होते हैं, तो इसके लिए ये सारे रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ठीक है। अब टाइगर के जो इम्पोर्टेंट एरिया है, कहाँ कहाँ टाइगर पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में है, नेपाल में है ना। इंडिया नेपाल दोनों मिला के लगभग 2/3 पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंडिया और नेपाल में है। ठीक है। अब क्या है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया गया। ठीक है। अब क्या है कि ये बस endangered species, it was not only seen as a effort to save the endangered species but also give importance to the preserving, है ना, उनके जो बायोटाइप्स हैं। ठीक है ना। बस ये टाइगर नहीं है, उनके जो टाइगर फैमिली जो होती है ना, कैट हो गया, लायन हो गया, सबको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, जैसे कॉर्बेट नेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, है ना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नॉट ओनली फोकस ऑन द बायोडाइवर्सिटी रेदर देन, है ना, फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेके आए जाएंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर है बस एक ही स्पीसीज के लिए नहीं है। ठीक है ना, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब मेन फोकस तो टाइगर होगा, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ जो अदर एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी है, जैसे पूरी कैट फैमिली के लिए ये इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाद में क्या लेके आए, वाइल्ड लाइफ एक्ट लेके आया गया। ठीक है। कंजर्वेशन प्लानिंग करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा 1980 में। ठीक है। उसके बाद फिर से एक एक्ट लेके आए, जैसे इसमें अमेंडमेंट होता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, हमको कुछ और चीज ऐड करनी पड़ती है, तो क्या होता है एक्ट में अमेंडमेंट कर दी जाती है, चेंज की जाते हैं। चेंज क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे अदर अदर जो स्पीसीज है उनको भी ऐड किया गया, जैसे कि बटरफ्लाई है ना, ड्रैगन फ्लाई है, बीटल्स हैं। ठीक है। अब पहली बार क्या किया गया, 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम द प्लांट वेयर आल्सो एडेड। ठीक है। अभी तो क्या आता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बस हम एनिमल्स के बारे में बात करते थे, लेकिन 1991 में लगभग 20 साल बाद हमने प्लांट को भी इंक्लूड किया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। वाई, बिकॉज द प्लांट है ना एज वेल एज ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ह्यूमन बींग्स एंड आल्सो टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड which comes from the human activity as well as from the human, है ना। दे यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड दैट फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ
ऑक्सीजन। ओके, ये थोड़ा बायोलॉजिकल पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अब सारे फॉरेस्ट एरिया में है ना, एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज का जो स्पीसीज है प्रेजेंस है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि एक जैसा हर जगह फॉरेस्ट में प्लांट और स्पीसीज पाए जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो द गवर्नमेंट had decided, है ना, with the help of forest department, ठीक है ना, गवर्नमेंट had decided with the help of forest department and classify the forest into 3 types: reserve forest, protected forest and unclassed forest। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, जैसे 50% ऑफ द जो हमारे फॉरेस्ट है, ठीक है, वो रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर दिए कर दिए, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि ये बहुत वैल्यूएबल्स है ना, वैल्यूएबल है इसके लिए, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होगा कि गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस होगा और इसकी ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, फ्रॉम हंटिंग, मतलब इसकी ज्यादा देखभाल की जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और यहाँ पे फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट मीन रिजर्व की गई, इसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक एरिया को और डिक्लेयर किया जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, ठीक है। 1/3 पूरे इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अब कुछ हमारे पास अनक्लाइड फॉरेस्ट है, ठीक है ना, जिनका अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो कभी कभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हो सकता है, प्राइवेट के कंट्रोल में हो सकता है, और कम्युनिटी के भी कंट्रोल में हो सकता है। जैसे प्राइवेट के हो गए, है ना, कुछ 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 लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, एकर्स में होते हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत ट्रीज होते हैं, घने घने ट्री होते हैं, तो वो भी क्या है, एक अनक्लाइड फॉरेस्ट, उसको अभी गवर्नमेंट ने अपने अंदर लिया नहीं है। कम्युनिटी फॉरेस्ट जैसे पार्क्स हो गए, ठीक है ना, पार्क्स हो गए, है ना, पार्क्स हो गए, जोलॉजिकल पार्क्स हो गए, ठीक है ना, ग्रीनरी हो गई। तो ये सारे जो है ना, क्रिकेट फील्ड हो गया, जो भी स्पोर्ट्स के फील्ड हो गए, ये सारे क्या है, ये हमारे अनक्लाइड फॉरेस्ट है। अब क्या है कि अब ये अनक्लाइड फॉरेस्ट है तो इसका यूज हमें हो सकता है ना। जैसे कि मान लो कि कुछ फॉरेस्ट एरिया है जो अभी क्लासिफिकेशन उसका हुआ नहीं है, तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर लेंगे, मतलब अनक्लाइड फॉरेस्ट है टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको गवर्नमेंट ने परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब परमानेंट फॉरेस्ट मतलब ये हमेशा रहेगा, इसका यूज कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, माइनिंग के लिए, है ना, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है ना, या स्पोर्ट फील्ड बनाने के लिए, कुछ भी के लिए नहीं होगा, ये हमेशा परमानेंट रहेगा। क्यों परमानेंट रहेगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, जैसे कि टिम्बर है, ठीक है, एंड अदर प्रोटेक्टिव रीजन से ये क्या होंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व होंगे। जैसे मध्य प्रदेश में देखें, कि मध्य प्रदेश में जितना भी फॉरेस्ट है उसका 75% जो फॉरेस्ट है किसमें, अंडर परमानेंट फॉरेस्ट में, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ये जो हमारे हैं, है ना, इन एरिया में क्या है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, है ना, महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। Whereas बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है ना। बिहार में क्योंकि ये भी सारे रीजन्स क्या है ना, फॉरेस्टेड एरिया है, सो इसका क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने आसानी से किया। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है घड़ियाल के बारे में, ठीक है। अब 1970 में देखते हैं कि ये घड़ियाल की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि देखा गया ना कि घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो हमारे अ, इसके स्किन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्किन की जो पोचिंग होती थी, ट्रेड होती थी, यहाँ पे देखो ट्रेड होती थी, जिसके वजह से क्या होगा कि इनकी पोचिंग होने लगी, हंटिंग होने, किलिंग होने लगी, जिसके वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरने लगी। कौन से रिवर में,
कटर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, गिरवा रिवर में, ठीक है, गिरवा रिवर में कटर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब कुछ एरिया यहाँ पे देखते हैं कि बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन द डर्टी यमुना, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यमुना वाटर है ना, दिल्ली में यमुना रिवर है, उसकी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूटेड रिवर हो चुका है, ठीक है ना। अब ये पॉल्यूशन होने की वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूपी एंड दिल्ली है, ठीक है ना, क्योंकि ओखला यहाँ पे ओखला सेंचुरी भी है ना, बहुत पॉल्यूटेड जो ओखला सेंचुरी पूरा एरिया क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया को होने वजह से यमुना रिवर खराब होती है, जिससे कि फिश जो होते हैं ना, फिश की और एक्वेटिक एनिमल की डिग्रेडेशन होती है, और उनको मतलब रहने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है। अब बर्ड का जब फिश की पॉपुलेशन कम होती है, तो किसको इफेक्ट करती है, बर्ड्स की, क्योंकि बर्ड्स जो होती है ना, वो फिश को फिश उसके लिए फूड है ना, जब उसके लिए फूड की कमी हो गई तो डायरेक्टली इम्पैक्ट द माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होती है, जो एक कंट्री से या कोई एक जगह से दूसरे रीजन पे जाती है इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। Now we are moving towards the कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसका ये मतलब है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी जो हमारे सोसाइटी में लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, वो कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कैसे अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं, कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। कम्युनिटी इज मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना, तो उनको हम लोग कभी कभी ट्रेडिशनल कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी अपने फॉरेस्ट एरिया से क्या है कि बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, ठीक है ना। वो उनके लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, एक नेचर की तरह है, मतलब भगवान की तरह है, ठीक है। जैसे कुछ एरिया देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लाइवलीहुड पे भी डिपेंड है ना, फॉरेस्ट के लाइव फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेज निकलते हैं, जैसे नॉन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है ना, फूड है, ठीक है ना, जो भी फॉरेस्ट से उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, उस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है, इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट और ट्राइबल कम्युनिटी का दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना लिया जाए, तो क्या होगा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक हमारे पास सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है ना। अब यहाँ के जो विलेज है ना, जो विलेजर्स हैं इस एरिया के, ठीक है ना, उन्होंने आंदोलन कर दिया किसके ऊपर, किससे, जो माइनिंग हो रही थी उस एरिया में, ठीक है ना। अब इन्होंने किस कानून का वहाँ पे हवाला दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में क्या होगा कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने in many areas, village themselves are protecting habitat and explicitly rejecting the government involvement. कुछ एरिया में क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है ना, विलेज themselves protecting habitat and explicitly rejecting the government involvement, ठीक है ना। कुछ एरिया जो होते हैं ना, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लोगों को नहीं चाहिए, जो वहाँ के विलेजर्स है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम अपने नेचर को बचा लेंगे, है ना। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नेचर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, क्योंकि नेचर उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि है ना, एक अलवर रीजन में 5 विलेज मिलके उन्होंने एक 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को है ना डिक्लेयर कर दिया कि कौन सी, भैरव देव डाको सेंचुरी, सोनचुरी, ठीक है ना। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो उन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने एक भैरव देव डाको है ना सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि डिक्लेयरिंग
देम ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जिससे वजह से ये एरिया को हम लोग वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, हंटिंग के लिए एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द आउटसाइड इंक्रोचमेंट। ठीक। अब देखते हैं कि हिमालय रीजन में एक मूवमेंट चलाया गया, चिपको मूवमेंट। ठीक है, नाम से ही लगता है कि चिपको किससे चिपक गए, पेड़ से चिपक गए। ठीक है, पेड़ से क्यों चिपक रहे थे वहां के लोग, क्योंकि गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट वहां लगने वाली थी जिसके वजह से बहुत सारे ट्री की कटिंग हो रही थी। ठीक है, community shown that the community afforestation with the indigenous species can enormously be successful। ठीक है ना, चिपको मूवमेंट वहां से उन्होंने फॉरेस्टेशन भी किया, उस एरिया को पूरा बचा के रखा। ठीक है, फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक है ना बीच बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, इन तहरी एंड नौ धन्य। ठीक है, अब बीच बचाओ आंदोलन किया है ना, एंड नौधन्य, ठीक है, हैव सोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ है ना डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या है, फार्मर और सिटीजन का एक ग्रुप है ना, जैसे बीच बचाओ आंदोलन एंड नॉर्दर्न यूनियन क्या किया, एक क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन किया जिसके वजह से है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही फील्ड में बहुत सारे क्रॉप उन्होंने उगाए विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं करेंगे तो उस एरिया को हम लोग बचा कर रख सकते हैं, पूरे लैंड को बचा सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली हम प्लांट को भी बचा सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंडियन गवर्नमेंट ने एक लेके आया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो ज्वाइंट वर्ड आ गया, इसमें क्या है कि इसमें एक है ना गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटी दोनों मिलकर काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो एक सैकड़ों अब देखो यहाँ पे दिस प्रोग्राम हैव बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस बिटवीन 1998 से। अब 1998 से क्या है, ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किससे कब से लागू है, 1998 से। ठीक है ना, उसी के एरिया में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक फर्स्ट रेजुलेशन लेकर आया जिसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लेके कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें लोकल कम्युनिटी प्लस गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा मैनेज करने में। ठीक है, मेंबर ऑफ दिस है ना, अब क्या, अब सरकार को तो यहाँ पे फॉरेस्ट मिल गया, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो गया, तो इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, जो लोकल कम्युनिटी जो होते हैं है ना, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मदद करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उनको क्या मिलेगा, इन रिटर्न मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब जो भी पेड़ से रिलेटेड प्रोड्यूस होंगे, जैसे पत्ते झड़ जाना, ठीक है, छोटी छोटियां जो ब्रांचेस होते हैं ना, डालियां होती हैं नीचे का, उसका कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स के कलेक्शन हो सकते हैं, उसका वो अपने पर्पस के लिए वो लोग यूज कर लेंगे, वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और उनको बचाने के लिए है ना, सबकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी का। ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिटी एवरीवेयर प्रेजेंट है, कम्युनिटी एवरीवेयर प्रेजेंट है ना, और वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी तरीके से क्या है कि वो इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में भी हमको लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए जिससे कि हम इकोलॉजी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। अब सैक्रेड ग्रुप, सैक्रेड का मतलब होता है कि किसी जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान में आस्था रखना वो सैक्रेड होता है। ठीक है, तो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया में, जहाँ पे नेचर को ही वो ट्राइबल या कम्युनिटी उनका पूजा करते हैं। ठीक है ना, जब पूजा करेंगे तो हम उनको प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, अब उनको बिलीफ ये होता है, सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन कॉल्ड द सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड ग्रुप क्या है कि ये बिलीफ है कि उनको पूरा जो नेचर है,
ठीक है ना, पूरा प्रीमाइसेस और किसके क्रिएशन है, गॉड का ही तो क्रिएशन है। ठीक है, वो नेचर ही, नेचर को ही वो गॉड मान लेते हैं, है ना, गॉड या गॉडेस मान लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि मुंडा ट्राइब्स हैं एंड छोटा नागपुर, ये सारे क्या है ना, मुंडा ट्राइब्स और संथल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, है ना, उन्होंने महुआ ट्री को अपना, है ना, स्पीसीज जो है सैक्रेड ग्रुप्स मान लिया। जैसे महुआ का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, बैसिया लतीफोलिया। ठीक है ना, कदम्बा, कदम्बा ट्री होती है ये, तो उनका उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एंथो कैपलस कदम्बा। ठीक है ना, उड़ीसा और बिहार के जो लोग हैं वो है ना, वो टामारिंड का पूजा करते हैं, हल्दी का पूजा करते हैं, है ना, और मैंगो का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेडिंग के पर्पस में काम आता है। ठीक है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, और टामारिंड का टामारिंडस इंडिका। ठीक है ना, क्यों कि देखो कि इंडिया का जो है ना कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है ना, इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर है, अलग अलग कल्चर, जैसे हिंदूज का अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग कल्चर है, क्रिश्चियन का अलग कल्चर है, सिख का अलग कल्चर है, जैन का अलग कल्चर है। ठीक है, उनके अलग अलग मेथड है ना, कंजर्व करने के लिए नेचर एंड इज क्रिएशन, है ना। तो सैक्रेड क्वालिटी और ऑफन ascribed to spring, mountain peak, plant and animal are closely protected। अब उनको मालूम, उनको ये लगता है कि माउंटेन से बहुत सारे हमको जैसे माउंटेन्स की पीक है, तो उसको कभी कभी हम किससे जोड़ते हैं, कैलाश मानसरोवर से जोड़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए शिव का ये हैबिटेट है, जिसकी वजह से क्या है, लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, you will find troops of Macau and Langur around many temples। ठीक है ना, they are fed daily and treated as a part of temple devotee। ठीक है, अब कहीं 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 गया तो कोई टेम्पल पे क्या बहुत सारे बंदर जो होते हैं, मकाऊ लंगूर वहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, उनको लोग खाना भी खिलाते हैं। ठीक है ना, अब लोग मान के चलते हैं कि ये जो पूरे मैनेजमेंट है टेम्पल के, है ना, और ये भी मान के चलते हैं कि ये भी क्या है, श्रद्धालु है, ये टेम्पल में पूजा करने आते हैं और टेम्पल का प्रिजर्वेशन भी करते हैं। ठीक है ना, अब इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, हर्ड अ ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक सीन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। ठीक है ना, जैसे मान लो ब्लैक बक है, नीलगाय है, जो पीकॉक है, तो राजस्थान में जो ये बिश्नोई विलेज है, वो मान के चलते ये कम्युनिटी का एक पार्ट है, जिसके वजह से हमको इनको हार्म नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि एक ब्लैक बैक जो चिंकारा है ना, ये क्या है कि सलमान खान जो है इंडियन बॉलीवुड एक्टर, तो उन्होंने एक हिरन का हंटिंग कर लिया था। ठीक है, उसको किल कर दिया था। ठीक है, तो उस बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं, सलमान खान के खिलाफ एक एफआईआर दायर की, केस अभी चल रहा है। ठीक है, अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई है। ठीक है, सलमान खान अभी बेल पे है उस केस में, तो इतना इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।